ठीक है, आज अभी पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखो, आज से पहले तक आप जो भी रिएक्शंस पढ़ते आए हो ना, उसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मैग्नीशियम मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, इसमें जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, ये एक ही डायरेक्शन में। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, बात खत्म हो गई, तो प्रोडक्ट वापस अब रिएक्टेंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जो रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। दोस रिएक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहा है, सही है। और इसके अंदर जो आप ये बनाओगे, क्या कहते हैं, ये वो रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है कि एक आधा एरो आगे जा रहा है, आधा पीछे जा रहा है। मतलब इट शोज दिस रिएक्शन कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। हाँ, वीक एसिड एंड वीक एल्कलीज आर रिवर्सिबल। एसिड एंड बेसिस में हमारी बात ही होगी ना, सही कह रहे हो। इथेनोइक एसिड जैसे है वो डिसोसिएट होता है, तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये सबसे ज्यादा हमारे पास ना बड़ा वेल नोन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। ये रिएक्शन यूज होता है हमारे पास किसमें? अमोनिया मैन्युफैक्चर में, अमोनिया NH3। ठीक है, और अमोनिया जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होती है। अमोनिया प्रोडक्शन विच इन टर्न यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। अच्छा देखो, जब भी हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसमें रिएक्शन के पास कैपेबिलिटी होती है कि या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये सारी चीजें ना, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। मतलब कुछ रिएक्टेंट जो है एक ही वक्त में प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक ही वक्त में रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एक ही वक्त में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। तो वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, कभी भी रुकते नहीं है। जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट हुआ और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये जब जैसे कि जैसे रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, ये रिएक्शन रुक जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी रुकेगा नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डायनामिक रिएक्शंस, या इसको हम दो नाम देते हैं, केमिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि सारी की सारी फोर्सेस जब बैलेंस हो जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब जितनी फोर्सेस राइट पे लग रही हैं उतनी लेफ्ट पे लग जाएंगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसी तरह केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन वापस भी आने लग जाए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये साथ साथ लिख लेना सारी चीजें। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन when rate of forward reaction become equals to rate of backward reaction, a chemical equilibrium is established.
देखो हाँ, अमोनिया का सारा जो है वो चैप्टर हेबर प्रोसेस पे, और अपना क्या कहते हैं हसन, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसमें जो है ना हमारे पास नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है उसके, उसमें जो रटने वाला काम ज्यादा है, मतलब कुछ नहीं, रिएक्शन कंडीशन वगैरह आपने रटनी है। ठीक है, तो इस वीक में जो है ना सारी मिसलिनियस चीजें जो रह गई है ना, जो जो तुम्हें याद करनी है, वो सारी इक्वेशंस और वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा देखो, अब अगर मैं रेट का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं बोलूं कि आज हम लोगों ने ग्राफ देखे थे ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन देखी थी, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये, जैसे मैं एग्जांपल हेबर प्रोसेस की ले लेता हूँ दोबारा से, N2 H2 कंबाइन होके NH3 बनता है। इसको बैलेंस करो तो अमोनिया के साथ 2 मोल्स आते हैं, हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स आते हैं। अच्छा, इसमें अगर रिएक्टेंट कम हो रहा होता है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ग्राफ पे एक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बनाना पड़ेगा, एक बैकवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन कुछ भी कह दो। और अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लूँ वाई एक्सिस पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होना बंद हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन अभी भी हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड अभी भी जा रहा है, लेकिन जिस स्पीड से वो आगे जाता है उसी स्पीड से वो पीछे भी आ जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन हमें चेंज होती हुई दिखती नहीं है, लेकिन वो चेंज हो रही होती है। जैसे ही आगे जाएगा उतना ही वापस पीछे आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन हमें स्टैटिक लगेगी। इसी तरह प्रोडक्ट का अगर मैं बनाऊं तो प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज होगा और फिर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो चुका हुआ है। वंस द केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन स्टैब्लिश्ड, उसके बाद इस रिएक्शन में अगर आप कोई चेंजेस करते हो, इसके रिएक्शन पैरामीटर्स में कोई चेंजेस करते हो, इसका टेम्परेचर चेंज करते हो, या किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते हो, इवन के प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हो, अमोनिया जो बना है वो निकालना शुरू कर देते हो, या प्रेशर चेंज करते हो इस रिएक्शन वेसल का, तो फिर इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट होता है। अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है, जितना प्रोडक्ट बनता है उतने ही वापस रिएक्टेंट भी बन जाता है। लेकिन अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो सर किसी भी वजह से, जी सर आप इसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर वो किस तरह स्टैटिक पे आता है कि मतलब कांस्टेंट हो जाता है देखो, ये सब। कंसंट्रेशन स्टैटिक ऐसे हो रही है कि जो रिएक्टेंट कम हुआ है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ये फॉरवर्ड जाता है ये वापस उतना ही स्पीड से वापस भी आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ तुम्हें चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं, ना रिएक्टेंट में कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा ना प्रोडक्ट में कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट जो इनिशियली कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो थी वो ही रहेगी, नहीं। पहले ऑब्वियसली कुछ कम होगी, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएगा ना, मतलब रिएक्टेंट में से कुछ कम जरूर होगा। कम होने के बाद एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे रिएक्टेंट मजीद कम होना रुक जाएगा, और प्रोडक्ट जो बन रहा था एक वैल्यू ऐसी आएगी कि प्रोडक्ट मजीद बनना रुक जाएगा, तो दोनों जो है वो स्टैटिक कंसंट्रेशंस पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन अभी भी हो रहा है, जितना स्पीड से वो आगे जा रहा है उतनी स्पीड से वो बैकवर्ड भी आ रहा है, इसलिए आपको चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे लो, तुम्हारे पास एक वाटर टैंक है, ठीक है, तुमने वाटर टैंक में से एक यहाँ पे टैप लगा दिया इसमें, और वो नलका जो है तुमने खोल दिया, तो नलका तुमने खोल दिया तो उसमें से पानी बहना शुरू हो जाएगा, तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। लेकिन तुम जो है ना ऊपर से तुमने एक पाइप डाला, और जिस रेट से पानी बाहर जा रहा है ना उसी रेट से पानी तुम अंदर डाले जा रहे हो, तो क्या तुम्हें वाटर लेवल डिक्रीज होता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस रेट से बाहर जा रहा है उसी रेट से पानी वापस अंदर भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पानी बाहर नहीं जा रहा है, ये पानी का स्टिल खड़ा हुआ है? नहीं, पानी बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है, लेकिन तुम्हें लेवल जो है वो डिक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा होता। यहाँ यही कुछ सिनेरियो ऐसा हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सही है। पहले रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। ऐसे नहीं कि रिएक्टेंट इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वही रहेगी, प्रोडक्ट जीरो रहेगा, प्रोडक्ट कुछ बनने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। क्या कह रहे हो, बोलो।
ये ग्राफ थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। देखो ये ग्राफ अलग अलग बनाओगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगा। देखो आपको ये समझ आया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जी अगर मैं सर। ग्राफ पे पहले लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे टाइम, टाइम आवर्स में ले लें, टाइम लगता है इसमें। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हुई और एक वक्त आया कांस्टेंट हो गई। इसी तरह दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्लू से बनाया था ना, ब्लू से ही बनाओ। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट पहले बड़ा बड़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। ये अलग अलग ग्राफ को मैंने मिला दिया है। अब समझ आई? जी सर, समझ गया। ठीक है, अब जब रिएक्शन आगे जाएगा तो रिएक्टेंट ने कम होना है, प्रोडक्ट ने बढ़ना है, तो मैंने एक साथ ही बना दिया था ग्राफ पे। सही है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो इस ग्राफ पे, इन दोनों ग्राफ पे अगर मैं तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोलूँ ना, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने कहा कि इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो और इसका इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो, आप क्या करोगे? इस टाइम पे यहाँ पे ऊपर जाके एक टेंजेंट बनाओगे, इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर जाके यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे, इन टेंजेंट का ग्रेडियंट लोगे तो ये ग्रेडियंट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन तुम्हें देगा। लेकिन अगर यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ना हमारे पास स्टैटिक हो गए, एक जैसे हो गए। जो फॉरवर्ड रेट है वही बैकवर्ड रेट हो जाएगा। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ बनाऊं ना, इनके स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो वो देखो ऐसा होगा कि पहले हमारे पास क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेट जो है वो पहले हमारे पास ज्यादा होगा, ज्यादा ज्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा ऐसे, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर बैकवर्ड रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का मैंने दोनों बना दिए। मैं पहले ये बना रहा हूँ, जो ऊपर वाले है ना ब्लैक वाली लाइन, वो ये है नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है, और जो ब्लू वाली लाइन जो है ना वो उल्टा रिएक्शन है, अमोनिया जो है वो वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इनके रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, एक ही जितने हो जाएंगे, तो ऐसे पॉइंट पे हम कहते हैं कि क्या एस्टेब्लिश्ड हो गया, इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, अली रजा, क्या हो गया, समझ आ रहा है? मरियम नहीं आई। अच्छा देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप होती है तो हम लोगों को कुछ वो पॉइंट याद करने पड़ते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन निकले। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक ही वैल्यू पे है, वो चेंज हो तो रही है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जरूर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन चेंज होती हुई दिखेगी नहीं। जैसे वाटर टैंक की एग्जांपल दी ना मैंने, जितना पानी निकल रहा है उतना पानी आ भी रहा है, तो वाटर लेवल आपको नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। सही है। तो एट इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट तो ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equals to rate of backward reaction। सही है। दूसरा पॉइंट ये कि आपका कंसंट्रेशंस ऑफ
reactants and products become constant। क्योंकि कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया है, रिएक्शन कांस्टेंट हो गई है, मतलब वैल्यूज इतनी ही आ रही हैं, बार बार बढ़ या ज्यादा या कम नहीं हो रही हैं। अच्छा, नाउ वंस द इक्विलिब्रिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश्ड हो गया है, उसके बाद अगर आप रिएक्शन में कोई उंगली करते हो, उंगली करने का क्या मतलब है कि रिएक्शन पैरामीटर्स अगर आप चेंज करते हो, रिएक्शन पैरामीटर्स में 3 चीजें आती हैं, हमेशा याद रखना। कभी भी कोई रिएक्शन होगा ना तो 3 उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसको हम रिएक्शन कंडीशंस या रिएक्शन पैरामीटर्स कहते हैं। वो रिएक्शन कंडीशंस में सबसे पहली होती है तुम्हारे पास टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कहीं कम ज्यादा तो नहीं कर रहे हो आप, उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट या स्लो हो सकता है। दूसरा आपके पास होता है प्रेशर, प्रेशर कम ज्यादा करने से जो गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं उनकी उस कम ज्यादा करने से गैसेस क्लोज होती हैं, कम करने से गैसेस अवे होती हैं, तो कंसंट्रेशन चेंज होती है। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन या इक्विलिब्रिया की पोजीशन शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश्ड हो गया है, आप चाह रहे हो कि यार प्रोडक्ट ज्यादा बने, मुझे तुम्हारा काम क्या था उस रिएक्शन को करवाने का कि प्रोडक्ट बने ताकि मैं बेचूं मार्केट में ले जाके उसका अमोनिया को। तो आप चाह रहे हो कि रिएक्शन जो है या इक्विलिब्रिया जो है वो राइट साइड पे ज्यादा बने, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, तो फिर आपने रिएक्शन कंडीशन चेंज करनी पड़ेंगी। वो देखते हैं एक एक क्या क्या करना पड़ता है। और तीसरी हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सही? सर ये सब सर सेम में रहना चाहिए, चेंज नहीं हो सकता। नहीं, अगर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रिया की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। अब हम चेंज करते हैं ताकि इक्विलिब्रिया की पोजीशन चेंज हो, और हमें चेंज क्यों करनी होती है, ताकि अगर भाई मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा प्रोडक्ट मिले किसी वक्त, तो मैं कंडीशन चेंज करूंगा। कभी मैं चाहूंगा कि यार प्रोडक्ट अभी जो है ना मुझे मार्केट में बेचना नहीं है, लेकिन मैं ना रिएक्शन रोकना नहीं चाह रहा, क्योंकि रिएक्शन रोक दिया तो उस प्लांट को जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है उसको दोबारा स्टार्टअप करते करते ना 2 3 4 दिन लग जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो रुके ना रिएक्शन, लेकिन अगर प्रोडक्ट बने जा रहा है तो उसको स्टोर कहाँ करोगे? तो आप चाहोगे कि प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें आप मैनिपुलेट कैसे करोगे? थ्रू रिएक्शन कंडीशंस। अभी बताते हैं कैसे होगी, ये सारी चीजें अभी आएंगी। ये रिएक्शन कंडीशंस इक्विलिब्रिया की पोजीशन को अफेक्ट करती है। इक्विलिब्रिया की पोजीशन क्या है? जैसे मेरे पास यही मैं रिएक्शन की एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो मैं मेरा इक्विलिब्रिया राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्ट इक्विलिब्रिया मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे वो ऐसे नहीं हो जाएगा, आपको कुछ रिएक्शन कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, या तो प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ या कुछ बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि बढ़ाओ, क्या पता कम करना पड़े। तो वो हम हर रिएक्शन के हिसाब से अभी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया हमारा अभी टॉपिक है, और वो फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए एक लॉ है जो कि इन फैक्टर्स का अफेक्ट गवर्न करता है कि किस तरह से ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रिया। वो जो लॉ है उसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये याद करना है तुम्हें। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस सच एज, अच्छा पहले इन आर रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है, इरिवर्सिबल के लिए कोई काम नहीं है इसमें। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन changing reaction conditions. And what are reaction conditions? Such as temperature, pressure and concentration will
shift the equilibrium in a way to oppose that change. ठीक है, जो भी कंडीशन रिएक्शन कंडीशन आप चेंज कर रहे हो, इक्विलिब्रिया पे जो उसका इफेक्ट आएगा ना, इक्विलिब्रिया उस इफेक्ट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रिया बोलेगा कि नहीं ये ना होने दूं मैं, और उसकी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। कैसे पढ़ते हैं इसको, एक एक फैक्टर को अलग अलग देखते हैं। 3 फैक्टर पढ़े ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। हर एक फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं कि इक्विलिब्रिया की पोजीशन पे क्या शिफ्ट आने वाला है। फैक्टर्स affecting position of equilibrium। बार बार कह रहा हूं, याद रखना, इक्विलिब्रियम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन से है, इरिवर्सिबल रिएक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। पहला फैक्टर हम लोग स्टडी करते हैं कंसंट्रेशंस। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन अब 2 जगह पे है, रिएक्टेंट की अपनी कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की अपनी कंसंट्रेशन होगी। मैं एग्जांपल के लिए यही हेबर प्रोसेस ले रहा हूं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाऊंगा तो लीच-एटकिंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ वे टू अपोज दैट चेंज। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं ना, लेट्स से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज के लिए देखो मैं ऐसे एरो अपवर्ड बना रहा हूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब इंक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रिया जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा कि इसके इफेक्ट को कम करो, किसी तरह से नलीफाई करो। और उसको नलीफाई कैसे करोगे, देखो रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, आपने क्या करा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रिया ने रिएक्टेंट को पकड़ के प्रोडक्ट बना दिया ताकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वापस कम हो जाए। दैट्स व्हाट इट इज अपोजिंग दैट चेंज। जैसे वो बढ़ा, उसको कम करने के लिए उसने रिएक्टेंट को पकड़ा और प्रोडक्ट की तरफ फेंक दिया ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वापस अपनी लेवल पे आ जाए। So increasing concentration of reactant will shift equilibrium towards right hand side. राइट हैंड साइड मतलब इसको शॉर्ट में देखो, कंसंट्रेशन के लिए ना मैं रिएक्टेंट के बराबर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा इक्विलिब्रिया। राइट हैंड साइड पे जाने का क्या मतलब था कि मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आने का क्या मतलब है कि मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म या लेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। आप इसको ये भी कह सकते हो कि मोर रिएक्टेंट बने या लेस प्रोडक्ट फॉर्म, दोनों तरीकों से लिख सकते हो। अगर ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कम होगा। समझ आ रही है बात? सर आप ये रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? सर ये RHS LHS। देखो RHS का मतलब राइट हैंड साइड और LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। सही? ठीक है सर, लेकिन इसमें हो रहा क्या है सर, ये समझ नहीं आया। देखो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका अपोज करने के लिए रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टेंट हो गया था लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, आगे चला जाएगा। मार्किंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने बढ़ा दिया तो वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, ताकि वापस देखो वापस रिएक्टेंट कम हो जाए। वो जो तुम्हारा वाटर टैंक था ना जिसमें तुम पानी निकाल लेते,
तो पानी निकाल लेते उस फैक्टर को वापस कंट्रोल करने के लिए। पानी निकल रहा था, तुमने लेवल को वापस ऊपर ही रखना, तो तुम पानी डाल लेते उसमें। इसी तरह यहाँ पे ये हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो तुम क्या करोगे, इक्विलिब्रिया को राइट तुम नहीं करोगे, इक्विलिब्रिया ये खुद ही काम कर लेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बना देगा। तो जो रिएक्टेंट एडिशनल आए थे ना तुम्हारे पास, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वापस कम हो गई। समझ आई ये बात? ठीक है सर, लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, इक्विलिब्रिया दोबारा से एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, लेकिन अलग वैल्यूज के साथ, अलग कंसंट्रेशंस के साथ। इसी तरह मुझे तुम लोग खुद सोच के बताओ कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रिया कहाँ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रिया कहाँ जाएगा, जरा बताओ मुझे। 47 इंक्रीज करेंगे सर, लेफ्ट साइड पे जाएगा शायद। 2.8 into शायद नहीं, सोच के बताओ। देखना ये sin 24 पहली हाइट आ गई, 60 इज 60 कहाँ से आया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने सारा किया, नहीं बताया तुमने। नहीं, ये मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम वाली कहानी की। हाँ बताओ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर मैंने बढ़ाई है तो इक्विलिब्रिया कहाँ जाएगा? देखो अगर मैंने राइट पे बढ़ाया है तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा ना। प्रोडक्ट क्या है, राइट पर है, राइट, इसको ऐसे बस समझ लो मैथ्स की तरह, प्रोडक्ट राइट पे है, मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया है तो वो लेफ्ट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रिया लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सही है। और अगर मैं प्रोडक्ट कम करूंगा तो मैंने राइट पे जो है वो कम करा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट राइट हैंड साइड पर आएंगे। अब जरा ये एक बार रिवाइज करो, देखो मैंने अगर रिएक्टेंट बढ़ाया है कंसंट्रेशन, तो लेफ्ट पे चीज बढ़ाई है तो वो राइट पे चला जाएगा। रिएक्टेंट कम करा है, लेफ्ट पे मैंने कम करा है, तो राइट से लेफ्ट पे चीज आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इक्विलिब्रिया। अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो मैं राइट पे बढ़ा रहा हूँ, राइट पे बढ़ाओगे कोई चीज तो जो चीज बढ़ेगी वो ज्यादा से कम पे जाती है ना, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, इसी तरह प्रोडक्ट आपने राइट पे बढ़ाया है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विलिब्रिया को ले जाएगा। और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कम की है तो वो पीछे से आगे आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा इक्विलिब्रिया। इसको जरा रिकॉल करो सारे, हसन अली, और फिर मुझे बताओ कि ये बात तुम लोग खुद समझ सकते हो, बता सकते हो बाद में अगर कुछ भी आए। हसन, आवाज आ रही है? सर मुझे तो मुश्किल लग रहा है सर। देखो तुम्हारे पास XYZ कोई भी रिएक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशंस की बात हो रही है। अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो वो आगे चला जाएगा, तो इसको मैंने यूं करके लिख दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आगे चला जाएगा। सही है। अच्छा, अब दूसरा केस पढ़ो, अगर रिएक्टेंट कम करोगे तो वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया ना इसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। राइट हैंड साइड पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ना, तो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। सही है। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रिया लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म। अच्छा, और क्या तरीका है इक्विलिब्रिया चेंज करने का? आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे, आपने राइट हैंड साइड वाली चीज बढ़ा दी है तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म। मतलब अगर इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया तुम बना रहे थे, और अगर तुम बाहर से कोई अमोनिया लाके डाल दो ना, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो अगेन राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। अब बताओ कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया, मैं दोबारा समझाता हूँ, जो अभी कंफ्यूजन है वो पूछो जरा मुझसे।
देखो इसको इस तरह से याद कर लो, इस रिएक्शन से याद कर लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट इन शॉर्ट, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई। अगर उनकी कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अगर कोई चीज बढ़ाऊंगा तो वो राइट पे चला जाएगा, ठीक है। राइट पे गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या चीज बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट मोर। अच्छा, फिर अगर आप बोलो कि नहीं मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन कम करोगे तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, कम हुई है ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि दोबारा बढ़ जाए वो। तो अगर आप इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो वापस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा ना, प्रोडक्ट लेस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई हसन, अली? हाँ भाई, बात समझ आई है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे सुनो। अब जो है ना, मैं पहले मैं रिएक्टेंट को कम ज्यादा कर रहा था ना, अब मैं रिएक्टेंट को नहीं छेड़ा, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को छेड़ूंगा। मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट क्या, अमोनिया, इसकी कंसंट्रेशन मैं बढ़ाऊंगा, मैं राइट पे बढ़ा रहा हूँ, तो चीज राइट पे बढ़ रही है तो कम होने के लिए वो लेफ्ट पे जाएगी ना, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो जाहिर है प्रोडक्ट कम हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट फिर लेस हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं क्या करूं, अब लास्ट केस क्या बचा है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, उसकी कंसंट्रेशन में कम कर दूं। कम कैसे कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो निकालना शुरू कर दूं, तो जब ये निकलेगा तो इसको वापस पूरा करने के लिए रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मोर बनेगा। अब बताओ हसन और अली, और कौन है, मुर्तजा, मुजम्मिल, रिदा, शामिर, जी सर, किसको समझ में समझ आ नहीं गया आई है? सर, कौन तकरीबन है समझ में आ जिसको, गया सर। आपका मतलब यही है ना कि सर, कि जहाँ भी सर लेस होगा वहां पे सर वो शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ, उसको कैटर एग्जैक्टली करने के। जहां भी तुमने लेस करा है वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। अब तुमने राइट पर बढ़ाया है तो कंपैरेटिवली लेफ्ट पे लेस है ना, तो मोर टू लेस चला जाएगा वो। और जब वो मोर टू लेस जाएगा, जो जहाँ पे मोर था, जब वो वहां से चला जाएगा तो वहां लेस हो जाएगा, सही है। तो देखो उसको समराइज करो ना, कि रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो उसने आगे जाना है, और इसका उल्टा कर दो, रिएक्टेंट कम करूंगा तो उसने पीछे आना है। इसी तरह प्रोडक्ट में बढ़ाऊंगा तो उसने पीछे जाना है, और प्रोडक्ट में कम करूंगा तो उसने आगे जाना है। ये याद कर लो, इतनी सी चीज बस। और जब जहां पे प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जहां पे रिएक्शन जा रहा है, जैसे पहला वाला जो है ना, वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यहाँ मोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ना, मोर हो जाएगा। जब भी राइट हैंड साइड पे जाएगा रिएक्शन तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट मोर हो जाएगा। और जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्रोडक्ट लेस हो जाएगा। बस ये याद कर लो, समझ आ जाएगा याद करते करते, ठीक है। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी दो इफेक्ट और हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हेबर प्रोसेस है, मैंने तुम लोगों को बताया कि हेबर प्रोसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट is used in the manufacture of ammonia and ammonia in turn is used in making fertilizers. तो हमारे पास it is one of the very important reaction in industries. तो हमें अमोनिया, फॉर एग्जांपल जिस प्लांट में अमोनिया बनता है ना, वो प्लांट जो है अगर वो बंद हो जाए तो उसको स्टार्टअप करते करते 2-3 दिन लग जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल
कोई खरीदने नहीं आ रहा अमोनिया, तो अब हम क्या करें, प्लांट बंद कर दें? हमने बंद किया, अगले दिन जो है वो खरीदना आ गया, अब हम उसको 2 दिन का अगर वक्त देंगे तो वो तो कहीं और से जाके खरीद लेगा। तो क्या करते हैं, कभी भी बंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें देखते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है ना, तो हम प्रोडक्ट अगर निकाल नहीं पा रहे तो हम रिएक्टेंट कम कर देते हैं। रिएक्टेंट कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम वापस लेफ्ट पे आ जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरा अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे, रिएक्शन को राइट हैंड साइड पे लेके आओगे ना। देखो अमोनिया कहाँ पे है, प्रोडक्ट में। अमोनिया इज अ प्रोडक्ट, और मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए, प्रोडक्ट मोर बनाने के लिए आपने इक्विलिब्रिया को राइट हैंड साइड पे लेके आना है। और इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे ये जो दो मैंने लिखवाए ना, इनकी वजह से आता है। कैसे आ सकता है इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे, या तो मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, ठीक है। अगर मुझे अमोनिया मोर बना तो मुझे इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इन दो तरीकों से कर सकता हूँ। ये पहले और दूसरे जो मैंने बनाए ना, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या प्रोडक्ट की कम कर दूं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाओगे आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करो तो बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कैसे करोगे, जो अमोनिया बन रहा है ना उसको आप रिमूव कराना शुरू कर दो। जैसी प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा तो और अमोनिया ज्यादा बनेगा। सही है। तो ये बात लिख लेना, टू गेट मोर अमोनिया एंड टू कीप द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इंक्रीज्ड एंड अमोनिया शुड बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली। जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो ये सेंटेंस सुन लेना 2 से 3 बार। कोई सवाल, कुछ पूछना है या आगे बढ़े? सर आप ये बात रिपीट कर दें सर, ये कौन सा सेंटेंस की बात कर रहे थे, ये समझ नहीं आया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि in order to produce more ammonia you have to increase the concentration of reactant or to remove ammonia continuously। या तो concentration of reactant increase करो या product decrease करो। concentration of reactant कैसे increase करोगे, we have to add more reactants, and how we और can सर decrease the concentration of a product by removing the product formed। सर अगर हम जितना भी सर NH3 से रिमूव करेंगे उतना ज्यादा सर रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे। नहीं, NH3 जितना मैं रिमूव करूंगा ना तो NH3 प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड में जितनी रिमूव करूंगा तो रिएक्टेंट जो है वो उतना राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। यस यही कह रहा हूँ सर मैं। हाँ, ये मैं निकालूंगा तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो इट्स अ गुड थिंग ना, अगर मुझे बढ़ाना है प्रोडक्ट को। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो फिर। नहीं सर मैं यही कह रहा था, मैं आपसे यही पूछ रहा था। अच्छा, पूछ नहीं रहे सर थे आप कुछ, ठीक है डेफिनेशन चलो, देते हैं सर। सही है सही है। अब देखो दूसरा, अभी ये हमने पहला फैक्टर पढ़ा है ली चैटलेस प्रिंसिपल में, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। फिर है हमारे पास दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा इक्विलिब्रिया को, मतलब राइट पे शिफ्ट करेगा या लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। टेम्परेचर के हिसाब से कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है। दो ही तरह के होते हैं ना, कल पढ़े एंडो और एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, जिसका एंथैल्पी चेंज क्या हो, नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, जिसका एंथैल्पी चेंज क्या हो, पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये जो हेबर प्रोसेस है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला, N2 + H2, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब इसमें नेट एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। दिस इज एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, एक्सो है। सही है। अगर इस रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या चाह रहा है कि जब मैं फॉरवर्ड जाऊंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है। ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया हुआ होता है, एंडो एक्सो, बैकवर्ड के लिए नहीं दिया हुआ होता। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना तो है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि वो हीट रिलीज करेगा। रिएक्शन चाह रहा है कि मैं आगे जाने के लिए हीट रिलीज करूं और तुम उसका पीछे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। सही है। तो वो रिएक्शन कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं आगे जाऊं, आगे जाने के लिए उसने हीट रिलीज करनी है, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। तुम पीछे से टेम्परेचर दिए जा रहे हो उसको, वो बोलता है मैं नहीं जाता आगे।
वो नहीं जाएगा आगे। सही है। तो टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे आ जाएगा लेफ्ट हैंड। और अगर इसी में उल्टा कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, तो वो फिर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन चाहता है कि मैं आगे जाने के लिए हीट रिलीज करूं। तुमने उसको फ्रिज में रख दिया उस रिएक्शन वेसल को, तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हीट रिलीज करेगा, जल्दी जल्दी आगे जाएगा खुशी खुशी। सही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आने का मतलब क्या है कि लेस प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब क्या है कि मोर प्रोडक्ट। तो जो हेबर प्रोसेस है ना, ये एक्सोथर्मिक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब अगर तुम टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे तो लेस प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो मोर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन टेम्परेचर एक हद तक ही तुम कम कर सकते हो, तो तुम्हें अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो एक हद तक कम सर आप करोगे। बात रिपीट कर अगर सकते हैं टेम्परेचर वाली? देखो, एक्सो रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन चाह रहा है कि मैं हीट रिलीज करूंगा आगे जाने के लिए, तुम उसको, वो रिलीज करना चाह रहा है, वो बैठ के रिलीज कर रहा है, तुम पीछे से सप्लाई कर रहे हो, तो कैसे जाएगा आगे? उसको तो आगे जाने के लिए रिलीज करनी है, तो वो आगे नहीं चल के पीछे आ जाएगा। वो चाहता है कि मैं आगे जाने के लिए हीट रिलीज करूं, तुम टेम्परेचर कम कर दो, जैसे टेम्परेचर कम करोगे ना तो जल्दी जल्दी हीट रिलीज होगी, वो खुशी खुशी आगे जाएगा, ज्यादा राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन सर टेम्परेचर ये बात डिक्रीजेस इन साइंस से आ रही एक्सोथर्मिक है कि रिएक्शन। मतलब हम उसको हीट देंगे तो सर वो कम हीट रिलीज करेगा, क्या मतलब सर? वो हीट रिलीज कर रहा है आगे जाने के लिए, तुम हीट सप्लाई कर रहे हो उसको, तो वो चाह रहा है कि मैं रिलीज करूं, तुम पीछे से दिए जा रहे हो उसको। तो आगे तो जाने के लिए उसने रिलीज करनी है, तुम पीछे से सप्लाई करे जाओगे तो कैसे वो आगे हीट रिलीज करता रहेगा, पीछे से और आ जाएगी, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो पीछे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। और कोई जिसको समझ ना आई हो? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ना उसका उल्टा होगा। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है H2I2, और वो बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पे आएगा। इसका जो एंथैल्पी चेन है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो रिएक्शन चाहता है कि मैं हीट एब्जॉर्ब करूं आगे जाने के लिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो जल्दी जल्दी आगे जाएगा पे राइट हैंड साइड पे, और मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वो चाह रहा है कि मैं आगे जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करूं, तुमने टेम्परेचर कम कर दिया, हीट छीन ली उससे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेस प्रोडक्ट फॉर्म। सही। ये समझना तो है, लेकिन साथ में याद करना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो अभी तक? अच्छा चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक मसला और है, हेबर प्रोसेस में जो अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम हो रहा है। अच्छा, तो तुम इसका मतलब और टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है। तो अगर तुम्हें ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट या मोर अमोनिया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर कम करने से एक हद तक कम कर सकते हो, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सर ये हाइपर मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है।
यार डेल एच नेगेटिव है ना, एक्सोथर्मिक है। सही, एक्सोमिक दिखाया ना अभी ये सारा। तो इसमें पता है क्या होता है, आप रिएक्शन टेम्परेचर कम करोगे प्रोडक्ट तो ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम करते रहोगे ना तो रिएक्शन हल्का हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो हम एक हद तक ही टेम्परेचर कम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि जहाँ पे हम लोग ऐसा भी नहीं है कि रिएक्शन इतना हल्का हो जाए कि वो रुक ही जाए, तो फिर फायदा ही नहीं, रिएक्शन ही रुक गया तो प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं बनना। तो हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ला के इसको सेट कर देते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होता है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस हेबर प्रोसेस का। ठीक है सर ये याद करना है। हाँ ये याद करना है। दिस इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर हेबर प्रोसेस। सही। अच्छा, तो जी सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर आप इतना कम कर दो कि रेट ऑफ रिएक्शन ही इतना कम हो जाए कि वो, पहले हमारे पास अमोनिया कम बन रहा था लेकिन बन तो रहा था जल्दी जल्दी, अब वो आपने क्या कहा कि जितना अमोनिया आप प्रोडक्ट तो ज्यादा बन रहा है लेकिन वो एक दिन लगा रहा है पूरा, तो वो भी हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा फिर। अच्छा, तीसरी रिएक्शन कंडीशन है हमारे पास प्रेशर की। प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रिया पे कैसे फर्क पड़ता है वो हम कैसे देखेंगे। देखो, प्रेशर का चेंज जो है ना सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट होता है, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर इफेक्ट नहीं होता। तो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो ओनली रिलेटेड टू गैसेस। सही है। अच्छा, अब हम हेबर प्रोसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, गैस में अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, तो प्रेशर इंक्रीज करने से राइट पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट पे शिफ्ट होगा आप कैसे पता लगाओगे। आप पहले देखोगे कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं। तो एज पर इक्वेशन इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितना है, 1 ये 3 है, तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स है। इसी तरह टोटल प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है, सिर्फ अमोनिया ही है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपका इक्विलिब्रिया वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है। प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है ना, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड मोर प्रोडक्ट फॉर्म। सही है। सर जो प्रेशर है सर वो तो हम किसी जगह इंक्रीज करेंगे ना, या प्रोडक्ट पे करेंगे, या जो रिएक्टेंट है सर वहां करेंगे। नहीं देखो, जब रिएक्शन मिक्सर होता है ना, रिएक्शन वेसल, तो उसमें तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाला तो इसी रिएक्शन वेसल में अमोनिया भी बन रहा है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ना तो थ्रू आउट सबका इंक्रीज करोगे, इसमें वेसल का इंक्रीज करोगे तो वो रिएक्टेंट के लिए भी वही होगा, प्रोडक्ट के लिए भी वही होगा। सही। जी सर ठीक है। बाकी अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, वापस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेस प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, अब मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग बताना क्या होगा। हमारे पास है N2O4 और ये बना रहा है 2NO2, दोनों गैसेस हैं। तो अब मुझे बताओ, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रिया कहाँ जाएगा। जल्दी बताओ सारे। सर राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे सॉरी। लेफ्ट साइड पे जाएगा, सही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो जहाँ कम होता है वहां जाता है, तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। और उल्टा करो, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सही है।
अच्छा इसका बताओ, Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी सर रिवर्सेबल है, pressure Fe सॉलिड फॉर्म में होता है 2। सर जो और क्या कह रहे हो? सर जो प्रेशर है सर, जब वो डिक्रीज करेंगे, जो जहाँ ज्यादा होगा वहां पर जाएगा। जहाँ कम होगा वहां जाएगा। नहीं, मैं उसकी देखो बात ना, कर रहा हूँ सर, जब जब हम कम करेंगे प्रेशर को। हाँ जहाँ कम करेंगे तो जहाँ ज्यादा होगा वहां चला जाएगा। इसमें बताओ, इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या कहाँ पे जाएगा इक्विलिब्रिया? प्रेशर इंक्रीज करने से सर लेफ्ट साइड पे जाएगा, और डिक्रीज करने से सर राइट साइड पे। प्रेशर इंक्रीज करने से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ये तो सॉलिड है ना, इसको मैं नहीं गिनूंगा, इसको गिनूंगा। यहाँ पे 3 है, इसी तरह यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों साइड पे 3-3 मोल्स हैं। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, इट विल नॉट चेंज। ये प्रेशर जो है ना यहाँ पे इक्विलिब्रिया की पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सही है? तो स्टेट्स देखो, सिर्फ गैसेस को देखते हैं, सिर्फ गैसेस को देखेंगे इसमें, प्रेशर के केस में सिर्फ गैसेस को देखेंगे, ओनली रिलेटेड टू गैसेस। सही है? कुछ पूछना है मुर्तजा? नहीं, कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं नहीं जा रहा। फरीदा कौन सा फॉरवर्ड बैकवर्ड पूछ रहे हो? इस रिएक्शन का Fe2O3 वाला या इससे ऊपर वाला पूछा था? ऊपर वाला। हाँ, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, वो सही है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो हमारे पास इस रिएक्शन में, ये दूसरा वाला रिएक्शन है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 मोल है, और प्रोडक्ट साइड पे देखो 2 मोल है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हमारे पास हायर नंबर ऑफ मोल से लेस 2 से 1 जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ना वो। और डिक्रीज करोगे तो वो लेसर से हायर पे चला जाएगा। सही है? अच्छा, तो इसी तरह ये जो आयरन वाला था ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आप लोग देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मोल ऑफ गैसेस हैं। ये आयरन ऑक्साइड जो है ना, ये सॉलिड है, हमें सिर्फ गैसेस गिननी है। और राइट हैंड साइड पे जो गैसेस है उसके भी 3 मोल हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बराबर हैं तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेसर। However, in this equation, number of moles of gases are equal. So, no change in the position of equilibrium. सही है? अच्छा, लास्ट हमारा इफेक्ट है कैटलिस्ट। क्या होता है? दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कैटलिस्ट के बारे में ये याद रखना, कैटलिस्ट अभी हम उसमें भी पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, लेकिन कैटलिस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रिया की पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता। डज, ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है, तो ये याद रखना, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है? इट ओनली अफेक्ट्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सही? कुछ पूछना है? सर बस इसकी जो डेफिनेशन है सर, ये याद करनी है।
कैटलिस्ट की डेफिनेशन नहीं लिख पाई। मैंने बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट जो है वो अफेक्ट ही नहीं करता ना, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ आगे। अब मुझे कल सुबह का बताओ, बाकी कल पढ़ेंगे। मुझे कल सुबह का बताओ, कल क्या करना है, टाइमिंग बताओ। जो ऑनलाइन लेना चाहे वो ऑनलाइन ले ले, जो कैंपस पे आके लेना चाहे वो कैंपस पे ले ले। तो कैंपस पे अगर सारे आ रहे हो, मतलब सारे नहीं कुछ आ रहे हो, तो फिर मैं आ जाता हूँ कैंपस पे। सर फिजिकल करने बेहतर है। सही है, तो फिर सुबह 11 बजे मिल रहे हो मुझे आज की तरह। ठीक है सर। चलो ओके, ठीक है सी सर। यू तुम लोगों का। अब जो है कल संडे को भी ना एक इवनिंग में क्लास ले लेंगे, और फिर ट्राई करेंगे एक मंडे को भी ले लें। तो बस फिर एटीपी तुम्हारा 1 अक्टूबर को है ना एटीपी, तो तुम्हारा मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैं तुम्हें एटीपी के पास पेपर्स कराऊंगा, ताकि फर्स्ट को जाके पहला पेपर अच्छा दे के आओ। ठीक है, 3 दिन जो है तुम मेरे साथ एटीपी के पास पेपर्स करना, खुद भी करो मेरे साथ भी करना। या शामिर आफ्टर 12 नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मेरी दोबारा और भी क्लासेस है ना। तो 11 बजे तक एटलीस्ट आ जाओ वहाँ पे, 12 के बाद करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। इसके पास पेपर्स करो इन सारी चीजों के ना, अब बस पास पेपर्स करते रहो। एटीपी का जो हैंड आउट दिया है ना, वो हैंड आउट अच्छी तरह थोड़ी पढ़ लो। कल जब हम पास पेपर्स करेंगे तो वो तुम्हारे काम आएगा। चलो अल्लाह सर हाफिज। 11 बजे क्लास है ना? हाँ 11 बजे, 11 बजे ऑन कैंपस।